नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज बंगाल में चल रहे शब्द युद्ध का नया राउंड आपको दिखाएंगे। हुगली में 22 फरवरी को पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर वार किए थे। आज ममता बनर्जी ने चुन चुन कर जवाब दिए। ममता की मोदी रोको डिक्शनरी में कई शब्द थे, जैसे दानव बंधु, डुगडुगी, मोदी बंगाल शासन, कॉर्बेना, दंगाबाज, कैट मनी और रैट मनी। दीदी वर्सेस मोदी वाली इस लड़ाई को डिकोड करेंगे। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट हुई राहुल गांधी की ये तस्वीरें उनकी राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष भी कर रही हैं। आजकल राहुल गांधी के जाल में वोट और तारीफ नहीं, बल्कि मुसीबतों की मछलियां फंस रही हैं। राहुल ने कहा कि वो उत्तर भारत के सांसद थे और वहां उन्हें एक खास तरह की राजनीति की आदत हो गई थी। ऐसे में केरल उनके लिए ताजगी भरा था, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दों में दिलचस्पी रखते हैं और मुद्दों को विस्तार से जानते हैं। इस बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल पर चारों दिशाओं से अटैक कर दिया और वो कांग्रेस के अंदर भी घिर गए। इसका विश्लेषण करेंगे। आपको दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के नमो फैक्टर के बारे में भी बताएंगे। मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इस स्टेडियम की सुख सुविधाओं और खासियतों के साथ साथ इसके नाम पर हो रही राजनीति का विश्लेषण करेंगे। अक्सर कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है। अगर भारतीय राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो नाम में बहुत कुछ रखा है। आज आपको भारत की नामकरण पॉलिटिक्स का पूरा रिवीजन करवाएंगे और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। कोरोना वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला हुआ है। 1 मार्च से सरकारी केंद्रों पर 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों और 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगेगा। आपको बता दें कि देश में 10 करोड़ 40 लाख लोगों को की उम्र 60 साल से ऊपर है और भारत में 1 करोड़ 19 लाख डोज लोगों को लग चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट पर है। अब 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब, इन राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को 72 घंटे तक पुरानी नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाने पर ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगी। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की, क्योंकि बंगाल की चुनावी आग और धधक चुकी है। ममता बनर्जी बहुत गुस्से में है। उनका गुस्सा आज हुगली में साफ दिख रहा था। उन्होंने बीजेपी के हमलों का चुन चुन कर जवाब दिया। पीएम ने 2 दिन पहले टीएमसी को तोलाबाजों की पार्टी कहा था। आज ममता बनर्जी ने तोलाबाज शब्द का जवाब दंगाबाज से दिया। पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट राज की बात की थी, कट मनी, कट कल्चर की बात की थी। ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कैट मनी और रैट मनी जैसे शब्द निकाले। पीएम ने कहा कि मां माटी मानुष की बातें करने वाले अब विकास के सामने दीवार बन गए हैं। ममता बनर्जी ने आज हुगली में पूछ लिया कि प्रधानमंत्री ने बंगाल को क्या दिया, सिर्फ डुगडुगी दी। पीएम ने बंगाल में तुष्टीकरण, वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात की थी। ममता बनर्जी का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था। उन्होंने दानव बंधु, चिल्लर रावण, दानव, न जाने कैसे कैसे शब्द कहे। यह बंगाल की सबसे बड़ी टक्कर है, जिसका पहला राउंड ही पूरा हुआ है। दीदी वर्सेस मोदी का फर्स्ट राउंड कैसा रहा, यह हम आपको बताते हैं। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন, জানবেন এদেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোরকি মাই জোরসে বলে, তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন। আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। জয় বাংলা। दीदी ने हुगली के उसी मैदान से बीजेपी को चैलेंज किया, जिस मैदान पर 2 दिन पहले पीएम मोदी गरजे थे और टीएमसी के तोलाबाजों की बात की। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা তোলে, তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা কোটি কোটি টাকা তোলে তাদের কি বলে? মা বোনেরা, 2 दिन से दीदी गुस्से से भरी थी।
आज उसी हुगली में गुस्सा निकाल दिया जिस हुगली में पीएम ने बंगाल में सिंडिकेट का राज बताया था, कट मनी कल्चर की बात की थी। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ, আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। हुगली के डनलॉप मैदान में जहां पे 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने सभा किया, वहीं पे ममता बनर्जी ने इस जनसभा को संबोधित किया। फिल्म स्टार से लेके क्रिकेटर्स ने आज उनका हाथ थोड़ा और उन्होंने यहां से नरेंद्र मोदी को अटैक करके कहा कि उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। हुगली में एक के बाद एक दीदी के तीर चल रहे थे। पूरी स्पीच में पीएम की उन बातों पर पलटवार था जिसमें पीएम ने बंगाल में कुशासन और भ्रष्टाचार से विकास रुकने की बात की थी। मां, माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बोले ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। জিজ্ঞেস করুন কি করেছো? কন্যাশ্রী কে করেছে? আপনারা উত্তর দেবেন। কন্যাশ্রী কে করেছে? আর মোদি বাবু কি দিয়েছেন? ডুগডুগি ডুগডুগি। আমি প্রধানমন্ত্রী। दीदी का गुस्सा अभी और बाकी था। पिछले 3 दिन से उनके भतीजे के परिवार पर शिकंजा है। कोयला तस्करी केस में उनकी बहू से सीबीआई ने पूछताछ की है। একটা বাচ্চা মেয়ে 22-23 বছর বয়স, একটা বউ, ঘরের কন্যা, ঘরের বউ, তাকে কয়লা চোর বলছেন আর কয়লা চোরদের নিয়ে নিজে করে তুলে বেড়াচ্ছেন। লজ্জা করে না? আজ আমাদের ঘরের মা বোনেরা কয়লা চোর। জিজ্ঞেস করুন না, দুর্গাপুরে হোটেলটা পুরো ভাড়া নিয়েছে, হোটেলটা কার? কোন কোল মাফিয়ার? বিজেপির নামটা বলবো? আমার মুখে এত ছোট নাম বলা শোভা পায় না। সবচেয়ে কুৎসিত, সবচেয়ে দুর্নীতি পরায়ণ একটা পলিটিক্যাল পার্টি। ভয়ে কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। মনে রাখবেন, শুধু আমাকে ভয় পায়, আমাকে চমকায়, তাই চেষ্টা করছে আমাকে ধমকানোর। কিচ্ছু হবে না, লড়ে দেখো, লড়াই থেকে যেতে এসো, খেলা হবে, খেলে দেখো কজনকে গ্রেফতার করবে, जेल फुटो हुए बेरिए आसबे। कोयला केस में दीदी पिछले 3 दिन से ज्यादा नहीं बोल रही थी, लेकिन हुगली में करीब 40 मिनट के भाषण में ममता बनर्जी ने 3 दिन की कसर निकाल दी। जो नहीं बोलना चाहती थी वो भी बोल दिया। আপনি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারেন, আমি খারাপ কথাটা খারাপ ভাষায় বলতে পারি না। আমাকে একটা কথার মধ্যে একটা লাগাম রাখতে হয়। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদি জি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা, বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। सबकी नजरें इसी पर टिकी थी कि हुगली के मैदान से ममता बनर्जी क्या बोलेंगी, पीएम के प्रहार पर क्या पलटवार करेंगी, क्योंकि पीएम ने तो हुगली में चुनावी एजेंडा सेट कर दिया, असल परिवर्तन का नारा दिया था। परिवर्तन चाहिए। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, बांग्ला शासन करबे। गुजरात बांग्ला शासन करबे ना, मोदी बांग्ला शासन करबे ना, गुंडारा करबे ना। ये उस चुनावी भिड़ंत की चिंगारियां हैं जिसमें कोई किसी से कम नहीं। ममता बनर्जी लोहे से लोहा काट रही, बीजेपी की आक्रामक रणनीति का जवाब उसी अंदाज में दे रही। सूर्याग्नि रॉय, हुगली, आज तक। एक तरफ बंगाल की ये राजनीति, दूसरी तरफ वो राजनीति है जिसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत की बात हो रही है।
राहुल गांधी ने केरल में कुछ ऐसा ही बोला है, जिसका यह मतलब निकाला गया कि उत्तर भारत के लोगों में मुद्दों की समझ कम है और वो मुद्दों को उस तरह से सीरियसली नहीं लेते हैं जिस तरह से दक्षिण की राजनीति में मुद्दों को लिया जाता है। लेकिन बीजेपी ने उसे उत्तर और दक्षिण को बांटने वाली राजनीति बताया है। खुद कांग्रेस से भी जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि गांधी परिवार की सियासी जड़ें खुद हमेशा उत्तर भारत में रही हैं और जब गांधी परिवार के सियासी वारिस राहुल गांधी ऐसी बातें करें तो सवाल उठ जाते हैं कि क्या कांग्रेस अब उत्तर भारत में अपना भविष्य देख ही नहीं रही। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially but going into detail. राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं ये बीजेपी ने तुरंत समझ लिया और अपनी सियासी तोपें निकाल ली। मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक बीजेपी की फौज उतर गई। मुझे लगता है इस प्रकार की घृणा और नफरत को अपने आप में हार के 1.5 साल बाद भी पालना इस बात का संकेत है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, जो किस प्रकार की रंजिश रखते हैं, जो किस प्रकार का द्वेष रखते हैं। वो संसदीय क्षेत्र जिसने 50 साल उनके परिवार को आशीर्वाद दिया, उस संसदीय क्षेत्र का अपमान करके वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा तुच्छ राजनीति हाल फिलहाल में किसी ने देखी नहीं होगी। ऐसी सियासी बमबारी से कांग्रेस भी हड़बड़ा गई। उसे भी समझ में नहीं आया कि राहुल गांधी को डिफेंड कैसे किया जाए, इसलिए कह दिया कि ये कोई मुद्दा ही नहीं है। श्री राहुल गांधी ने सबसे सार्थक आह्वान इस देश के लिए किया कि देश में मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। परंतु भारतीय जनता पार्टी ने इसमें भी उत्तर और दक्षिण के विभाजन का टूल किट जारी कर दिया। सूप बोले तो सूप बोले, छल्ली बोले जिसके 72 छेद, एक कहावत है। विभाजनकारी नीति जिसका आत्मा और प्राण है, जिसके जरिए भाजपा राजनीतिक लाभ लेती रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत तो है। राहुल गांधी ने बोला ही कुछ ऐसा है। जिस नेता की राजनीति उत्तर भारत से शुरू हुई, जिस नेता के सियासी परिवार की जड़ें उत्तर भारत में है, जो 15 साल अमेठी का सांसद रहा, उसे केरल के वायनाड का सांसद बन जाने पर ऐसी बात क्यों कर, जिससे ये मतलब निकले कि उत्तर भारत में राजनीतिक समझ दक्षिण भारत के मुकाबले कम है। कांग्रेस कितना भी राहुल गांधी का बचाव करे, लेकिन उसके बड़े नेता भी समझ नहीं पा रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा क्यों बोला, और जो बोला वो वाकई सही नहीं है। कोई किसी क्षेत्र के अपमान की बात इसमें नहीं दिखती, तो दलगत राजनीति से इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी वही केवल स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये टिप्पणी करी है। हर मतदाता जहां भी वो होगा, वो समझदार मतदाता है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, किस राजनीतिक दल को वोट देना है, किस प्रत्याशी को वोट देना है। मतदाता को सब समझ है, चाहे वो साउथ का हो, चाहे वो नॉर्थ का हो। लेकिन राहुल गांधी के साथ ये एक बार नहीं हुआ है। वो बार बार इसी तरह की बातों में सियासी तौर पर फंस जाते हैं। इसी तरह का एक मामला अलग फिशरीज मिनिस्ट्री की मांग का है। राहुल गांधी केरल के कोल्लम में मछुआरों से बातचीत कर रहे थे। उनकी नाव में बैठकर समंदर तट भी गए। करीब 1 घंटे वहां रहे। इस बीच फिर से वो अलग फिशरीज मिनिस्ट्री होने की बात करने लगे। No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country. जबकि पिछले हफ्ते ही उनकी इस बात पर कांग्रेस की खूब खिंचाई हुई थी। ये सबको पता है कि केंद्र में फिशरीज मिनिस्ट्री है और गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं, लेकिन बार बार राहुल गांधी ये मंत्रालय बनाने की मांग कर रहे हैं। हरम का हफीम जरूर वो खा लिए, जो एक डिपार्टमेंट हो, फिशरी डिपार्टमेंट, जिसमें वो क्वेश्चन करते हों खुद अपने हस्ताक्षर से, उस विभाग के विषय में भी पूछते हैं कि एक अलग मछुआ का विभाग होगा। मछुआ का विभाग है अलग से,
अब इसे राहुल गांधी की सियासी गलतियां ही कहेंगे, जो वो इतनी खिंचाई के बाद भी सुधार नहीं रहे। जबकि हाल ये कि कांग्रेस अपने सुधार की राह में राहुल गांधी से उम्मीद लगाए है। आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी अपने करियर में उत्तर से दक्षिण की राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी राजनीति का ये जीपीएस उत्तर और दक्षिण के वोटरों की तुलना करने का बैरोमीटर बन सकता है? राजनीति में उत्तर दक्षिण की लड़ाई नई नहीं है। कभी हिंदी के नाम पर तो कभी दक्षिण को उसके राष्ट्रीय योगदान के बराबर मौका न मिलने के नाम पर दक्षिण के नेता मुद्दा उठाते रहे। लेकिन केरल में राहुल गांधी के बयान के बाद हाल फिलहाल में ये पहला बड़ा मौका है जब उत्तर की भावनाएं आहत होती दिख रही हैं। राहुल लगभग 1.25 साल से वायनाड के सांसद हैं। उन्होंने जरूर अपने 15 साल के अमेठी के अनुभव और वायनाड के अनुभवों में अंतर महसूस किया होगा, लेकिन क्या इसे उसी तरह समझा जा सकता है जैसा कि राहुल के बयानों से नजर आया है? उत्तर भारत की राजनीति में जाति, धर्म, परिवारवाद की राजनीति एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या दक्षिण की राजनीति को पूरी तरह क्लीन चिट दी जा सकती है? कम से कम राहुल जिस केरल राज्य के सांसद हैं, वहां की राजनीतिक हिंसा एक बड़ी समस्या है। उत्तर और दक्षिण दोनों ही एक दूसरे से राजनीति के सूत्र लेते रहते हैं। जैसे मुफ्त का सामान देने का ट्रेंड दक्षिण से उत्तर में आया। यहां ये याद रखना होगा कि राहुल केरल के वायनाड सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने अमेठी को छोड़कर उसका चुनाव किया। 2019 में अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई थी। राहुल से पहले सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी और कर्नाटक की बेल्लारी दोनों सीटें जीती थी, लेकिन दोनों में जीत के बाद उन्होंने अमेठी को चुना था। 1977 के चुनाव में रायबरेली में हार के बाद 1978 में इंदिरा गांधी ने उपचुनाव में कर्नाटक की चिकमंगलूर सीट जीती, लेकिन 1980 में इंदिरा ने रायबरेली और अब तेलंगाना में पड़ने वाले मेंढक में जीत हासिल की। लेकिन उन्होंने दोनों में जीत के बाद मेंढक को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। कोई नेता किस संसदीय क्षेत्र का चुनाव करता है वो उसकी और उसकी पार्टी की रणनीति पर तय होता है, लेकिन क्या क्षेत्र के बंटवारे के आधार पर वोटर की प्रोफाइल तय हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर राजनीतिक सवाल आगे भी पूछे जाते रहे। विलियम शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा है। फिर चाहे वो सियासत की पिच हो या क्रिकेट का मैदान। आज दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। अहमदाबाद में मोटेरा के नाम से मशहूर इस स्टेडियम को अब तक सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। नवंबर 2014 के बाद आज पहली बार इस स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया। 1982 में पहली बार तैयार हुए स्टेडियम को पहले मोटेरा के नाम से जानते थे। 2016 में तोड़कर दोबारा बनाने का काम इसका शुरू हुआ था और मोटेरा से सरदार पटेल स्टेडियम के तौर पर यह विख्यात हुआ। इसके बाद अब यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है सीटिंग कैपेसिटी के हिसाब से। यह स्टेडियम करीब 63 एकड़ जमीन पर बनाया गया है। इस स्टेडियम में एक साथ 1,32,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है और एक समय में 1,10,000 लोग मैच देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड से बहुत ज्यादा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने के साथ साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ग्राउंड है। स्टेडियम में 4,000 कार्स और 10,000 दो पहिया वाहन की पार्किंग की व्यवस्था है। यह ओलंपिक आकार के 32 फुटबॉल स्टेडियमों के बराबर का स्टेडियम है। इस स्टेडियम के पुनर्निर्माण में 800 करोड़ रुपए का खर्च आया। आज दुनिया के सामने स्टेडियम का न्यू लुक सामने आया। इसकी खूबियां इसे दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे हाईटेक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाती है। जब स्टेडियम बनाने की बात आई तब उन्होंने हम सबके सामने कहा था, छोटा मत सोचकर सोचिए, गुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और विश्व में सबसे बड़ा होकर रहेगा। आज ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम होने का खिताब छिन गया है, क्योंकि अब अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम न सिर्फ नए लुक में बल्कि नए नाम के साथ नया अवतार ले चुका है। 1,32,000 दर्शक साथ में बैठकर क्रिकेट की मैच का लुत्फ उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम श्री नरेंद्र मोदी के नाम से आज राष्ट्रपति महोदय ने अपने कर कमलों से उद्घाटित किया है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से रखा है। पहले आज सुबह उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी की गैर मौजूदगी सभी को खल रही थी, लेकिन जब पर्दा उठा तो जितनी हैरानी सबको स्टेडियम के नए नाम को लेकर हुई, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली खूबियों से लैस है ये स्टेडियम। एलईडी लाइट्स का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला क्रिकेट स्टेडियम,
4 ड्रेसिंग रूम की सुविधा वाला दुनिया का एकमात्र स्टेडियम। दुनिया का अकेला स्टेडियम है जिसमें मुख्य और अभ्यास पिचों पर एक जैसी मिट्टी है। विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 11 पिच नहीं है, एक साथ 4 ड्राइंग रूम नहीं है, एक साथ चारों ड्राइंग रूम के सटू हुए चारों जिम्नेशियम नहीं है। एक दिन में 2 मैच भी करने हैं तो स्टेडियम कर सकता है। ये स्टेडियम वैसे तो 1982 में बना था, लेकिन 2016 में पुराने स्टेडियम को तोड़कर नया बनाने का काम शुरू हुआ और सिर्फ 2 साल में देश छोड़िए दुनिया का सबसे हाईटेक स्टेडियम बनकर तैयार है। ड्रेनेज सिस्टम इतना जबरदस्त है कि चाहे बादल फट जाए मगर बारिश रुकते ही 30 मिनट में मैच शुरू होने की गारंटी। और तो और स्टेडियम में कहीं भी बैठ जाओ, आंखों के सामने सिर्फ मैच आएगा, कोई खंबा नहीं। जिसके श्रेय का पात्र पीएम मोदी के बाद अगर कोई है तो वो है मशहूर मल्टीनेशनल आर्किटेक्चर कंपनी पॉपुलस, जिसकी गुडविल और गुणवत्ता की गारंटी अब तक ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम और इंग्लैंड का वेम्बले स्टेडियम देता था और अब भारत का नरेंद्र मोदी स्टेडियम देगा। यहाँ पे बनाए गए हैं वाई पिलर्स। ये जो वाई पिलर्स आप देख रहे हैं, या ये इसकी खासियत ये है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का जो व्यू है वो ब्लॉक नहीं होता है। 6 जितनी जो पिच है, ये पिच में रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल की ये पिच बनाई गई है और वैसी की वैसी जो पिच है वो प्रैक्टिस के लिए भी बनाई गई है। यानी जो प्लेयर्स यहाँ पे आएंगे वो प्लेयर्स जब प्रैक्टिस करेंगे और ओरिजिनल ग्राउंड पे खेलने के लिए पहुंचेंगे तो उनके लिए ये पिच जो है वो एक सी रहेगी। पिछले वर्ष जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो इसी स्टेडियम में पीएम मोदी ने उनके सम्मान में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया था। बाद में ट्रंप अपना चुनावी मैच हार गए थे। हालांकि इसका स्टेडियम से कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि ये क्रिकेट स्टेडियम है जहां आज से पिंक बॉल टेस्ट की शुरुआत हुई है। फिलहाल यहां कोरोना की वजह से 55,000 दर्शक ही मैच देख पा रहे हैं। जिस दिन ये दर्शक दीर्घा खचाखच भरी होगी, उस दिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस स्टेडियम के नाम पर होने की औपचारिकता भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल तो आप दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में मैच का लुत्फ लीजिए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नए नवेले नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डे नाइट पिंक बॉल टेस्ट मैच की शुरुआत हुई, लेकिन स्टेडियम के साथ कई ऐतिहासिक बातें और रिकॉर्ड जुड़े हैं। 1987 में सुनील गावस्कर ने 10,000 टेस्ट रन का रिकॉर्ड इसी मैदान पर बनाया था। 1994 में कपिल देव ने रिचर्ड हेडली का 431 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड यहीं तोड़ा था। 1999 में सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर की पहली टेस्ट डबल सेंचुरी यहीं लगाई थी। सचिन तेंदुलकर ने 2011 में वनडे क्रिकेट में 18,000 रन यहीं पूरे किए थे। आज मोटेरा स्टेडियम का सिर्फ नाम बदला है, इसका स्वर्णिम इतिहास और रिकॉर्ड नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम सुनते ही कांग्रेस सियासत की पिच पर उतर आई है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन का मौका हो, वो भी पीएम मोदी के गृह राज्य में, फिर भी पीएम मोदी की मौजूदगी ना हो, ये बात किसी को हजम नहीं हुई। लेकिन जरूरी नहीं कि पीएम मोदी हर जगह मौजूद रहें, उनका नाम ही काफी है। विश्व के सबसे विशाल क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन की पट्टिका का डिजिटल अनावरण करें। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई और मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। कांग्रेस को ऐसा लगा मानो गांधी नेहरू परिवार की खानदानी परंपरा को किसी ने जबरदस्त चुनौती दे दी हो। सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, उससे हम लोग खुश है, हम राजी है, लेकिन सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम करने की जरूरत क्या थी? जिस तरह से सरदार साहब के नाम पर राजनीति की जाती है और एक तरफ सरदार साहब के नाम को मिटाने का प्रयास होता है, मुझे आपत्ति इस बात की है कि क्या सरदार साहब ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई थी उसी वजह से कि आरएसएस के चेले सरदार साहब का नाम मिटाने में लगे हैं। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने सरदार पटेल का नाम मिटाने का काम किया है, लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि सरदार पटेल के नाम को प्रमोशन दिया गया है। उनके नाम पर अब पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। मित्रों, आज भारत के खेल जगत के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। आज के दिन भारत के राष्ट्रपति महोदय के कर कमलों से भारत के लौह पुरुष, भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र
सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पोर्ट एन्क्लेव का भूमि पूजन करने की शुरुआत आज राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हुई। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बनेगा, जिसका ये विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा, इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी। यानी मोटेरा स्टेडियम से सरदार पटेल का नाम लेकर उनके नाम एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 3000 से अधिक खिलाड़ियों के रहने और उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 233 एकड़ जमीन पर बनेगा, जो देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा। आज इसका भूमि पूजन किया गया। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व स्तरीय सभी खेलों की व्यवस्था यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्था पर यहां पर होगी, उनके कोचिज को रहने की भी व्यवस्था होगी और एक साथ 3000 बच्चे यहां पर अलग अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके, इस प्रकार की व्यवस्था का आज निर्माण और उसकी शुरुआत, इसका भूमि पूजन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हाथ से हो रहा है। अपने नाम पर दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण होने पर देश अभी पीएम मोदी की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस ने राजनीति की पिच पर बैटिंग शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ट्रेंड हो रही हैं, जिसमें लिखा है रिलायंस एंड और अडानी एंड। बस राहुल गांधी को आखिरकार ट्वीट करने का आइडिया मिल गया और कांग्रेस को लाइन लेंथ मिल गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल के तो ये खिलाफ शुरू से रहे हैं और कारण स्पष्ट है, कारण ऐतिहासिक है। कारण वो इतिहास है जिस इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की जनभावना का आदर करते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था। आज उस बात का बदला नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया है। जिस वजह से वो प्रधानमंत्री उन्हें आरएसएस बनाना चाहती थी, शायद आज वो मकसद हल हो गया है। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि अगर मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम के बजाय नेहरू स्टेडियम होता, राजीव गांधी स्टेडियम होता या इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम होता, तो क्या तब भी कांग्रेस को इतनी आपत्ति होती? सोशल मीडिया पर तो खेल जगत में गांधी नेहरू परिवार के नामों की लंबी चौड़ी लिस्टें जारी की जा रही हैं। क्या आज तक सोनिया जी और राहुल गांधी ने केवड़िया में जो दुनिया की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा बनी है, उसकी तारीफ की है क्या? गए भी नहीं। गए भी हैं क्या? तो बात यह है कि सरदार पटेल के नाम पर पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होगा, जिसका एक पार्ट होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। बीजेपी भी यही दलील दे रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।